सबसे पहले आपने देखना है कि आपने करना क्या है, आपकी फ़ील्ड क्या है और आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर सब कैटेगरीज़ को देखना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो है बिज़नेस ओनर्स। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करना है। दूसरा, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप कौन हैं। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। और ये सारे लोगों को समझना चाहिए कि एआई उनकी जॉब्स नहीं ले रहा, एआई को यूज़ करने वाले उनकी जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो इब्राहिम भाई, आप सोशल मीडिया को किस तरह मतलब अप्रोच करते हैं और आपकी कोई फ़ेवरेट स्ट्रैटेजीज़ जो आप लोगों को शेयर करना चाहें? सोशल मीडिया के ऊपर मैं बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई बंदा आना चाह रहा है और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहा है, तो एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी है, वो अगर मैं आप सबको दूँ, तो आप लोगों ने ना 3 कैटेगरीज़ के अंदर अपने कंटेंट को डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने करना क्या है, आपकी फ़ील्ड क्या है और आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर सब कैटेगरीज़ को देखना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो है बिज़नेस ओनर्स। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करना है। अब बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करने के लिए मैंने अपने कंटेंट को डिवाइड करना है। उसके अंदर मैंने सबसे पहली टेक्नीक है कि मैंने अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट किस तरह से करना है, ठीक है? पहली चीज़। कि मंडे वाले दिन या आप कोई वीक का ऐसा डे रख लें कि जहाँ पे आप ऐसा कंटेंट अपलोड करें कि जो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैंने बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करना है, तो मैं वहाँ पे बिज़नेस की कोई इनसाइट्स दूँगा, अपने बिज़नेस की कोई केस स्टडी या कोई ऐसी चीज़ सामने रखूँगा और कोई ऐसा कंटेंट। अब आज से कोई 3-4 महीने पहले इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड था कि आप अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप कमेंट करें और आपको ये चीज़ फ़ौरी मिल जाएगी। तो इसी तरह से ये एक इसको मैं बोलता हूँ रीच अट्रैक्टिव कंटेंट। ऐसा जी। कंटेंट जो रीच अट्रैक्ट करे, वो कंटेंट डालना है। दूसरा, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप कौन हैं, क्या हैं। ऐसा कंटेंट अपलोड करना है जिससे आपकी वैल्यू बने सोशल मीडिया के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं अगर एंटरप्रेन्योर हूँ, बिज़नेसमैन हूँ, तो मैं डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर जा रहा हूँ, मैं डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बना के डालूँगा मैं, तो इस तरह मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद फिर मैंने एट द एंड अपनी फ़ील्ड की इनसाइट्स सामने रखनी है। मैं अगर मार्केटर हूँ, तो मैं मार्केटिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा। तो ये 3 साइट्स को अगर आप कवर करें, तो आपका सोशल मीडिया एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी बिल्कुल, और वो आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल। तो आपने आपकी एक एजेंसी भी है, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं और वहाँ पे आप हेड भी हैं। तो आप अपनी टीम को किस तरह रिटेन करके रखते हैं? असल में अगर हमने अपनी टीम को रिटेन करना है ना, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है। उनको ये फ़ील ना हो कि आप उनके बॉस हैं। आपने कभी भी बॉस नहीं बनना, आपने हमेशा लीडर बनना है। लीडर में और बॉस में फ़र्क होता है। बॉस जो होता है, वो उसका काम होता है कुर्सी पे बैठ के रोब झाड़ना कि ये वाला काम करना है, इस तरह करना है, ये वाला काम करना है। जबकि जो लीडर होता है, वो काम करके दिखाता है। वो अपने साथियों को अपने साथ रखता है, अपने साथ लेकर चलता है। इसके अलावा एक और चीज़ ऐसी भी है कि जब हम अपनी टीम्स बनाते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हम लोग अपने पास रखें और अपनी टीम को मिनिमम प्रॉफ़िट के ऊपर उनसे मैक्सिमम काम निकलवाएँ। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आपने इस तरह से किया, तो हर बंदा इस दौर में पैसे के लिए काम कर रहा है। तो वो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएँगे। आपने अपना बाद में सोचना है एज़ अ लीडर। लीडर की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें, तो उसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि वो अपना बाद में सोचता है, अपनी कौम का, अपने लोगों का सोचता है पहले। तो ये चीज़ आप अगर समझ जाएँ और करना शुरू कर दें, तो आपकी टीम कहीं भी नहीं जाती। जी। उम्मीद है लोगों को समझ आई होगी। तो आपकी जो एजेंसी है, आप उसको फ्यूचर में उसके क्या गोल्स हैं आपके और आपकी ये कंपनी की? अच्छा, हमारी कंपनी के गोल्स बेसिकली ये हैं। गोल्स तो हर कंपनी के ही होते हैं, लेकिन और कुछ ऐसे गोल्स होते हैं कि जो हर कंपनी के एक ही होते हैं कि हमारी कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बने और हमारे पास जो है वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आए।
तो ये गोल्स मैं समझता हूँ कि ये गोल्स नहीं होते, ये इंसान का लालच होता है। तो गोल हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, हमने उससे 10x बूस्ट अप पे जाना है। तो बेसिकली हमारी कंपनी का ये गोल है कि नेक्स्ट ईयर, अगले 1 साल के अंदर हमने 10x तक अपनी एजेंसी को स्केल करना है। ये हमारा गोल है। जी, इब्राहिम भाई आपने बहुत अच्छी बात की है, ये सारे लोगों को समझना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग में भी काम कर चुके हैं, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, फाइवर या फ्रीलांसर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है अपवर्क, क्योंकि फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक न्यू फ्रीलांसर जब अपनी गिग बनाता है तो वो ऑलरेडी एक तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होने के बावजूद भी उसकी गिग बाज़ों का टॉप पे रैंक नहीं होती, और अगर हो भी जाएँ तो जो कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो कभी इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होके सर्च नहीं करते। तो इसीलिए अपवर्क जैसी साइट जहाँ पे हम लोग बिडिंग करें, वहाँ पे मेरे ख़्याल से हमें क्लाइंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, तो ये अपवर्क सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। आपके एक्सपीरियंस से। जी, बिल्कुल। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। तो इब्राहिम भाई, अपवर्क तो मतलब जो है वो एक तरह से पेड ही है, क्योंकि उसका जो मेन फीचर है बिल्डिंग, उसके लिए क्रेडिट्स चाहिए होते हैं और क्रेडिट्स परचेज करनी पड़ती है। तो न्यूबी किस तरह मतलब अपवर्क में कर सकते हैं? न्यूबी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? अच्छा, अगर एक बिल्कुल न्यू भी है, तो उसके लिए जो रोड मैप मैं अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ बाज़ औक़ात, वो ये होता है कि आप डायरेक्ट फाइवर, अपवर्क या डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर ना जाएँ। आप किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को ढूँढें, किसी ऐसे फ्रीलांसर को या एजेंसी को ढूँढें, जो आपको काम दें, जो आपको काम आउटसोर्स करके दें। आप आउटसोर्स काम करना स्टार्ट करें, पहले आपको पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका पोर्टफ़ोलियो बिल्डिंग के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए वो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। वहीं से साथ-साथ आपके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी आती जाएगी, और जब आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट्स आप कर लें, तो आपके पास ऑलमोस्ट कम से कम भी कोई 20,000 रुपया आ जाएगा आराम से, एक बिल्कुल बिगिनर भी अगर एक बंदा है तो। अब उस 20,000 रुपए में से आपने एक काम करना है कि आप थोड़े से पैसे निकाल के फ़ेसबुक के ऊपर अपनी सर्विसेज़ का एक ऐड लगा दें। अगर आप अपनी सर्विसेज़ का एक अच्छा ऐड किस तरह से लगाना है, बहुत से लोगों को ऐड लगा के भी क्लाइंट्स नहीं मिलते। उसकी रीज़न ये होती है कि वो मार्केट रिसर्च नहीं करते, वो अपने कंपैटिटर्स को नहीं देखते। आपने सबसे पहले देखना है अपने कंपैटिटर्स को, कि आपके कंपैटिटर्स किस किस्म के एड्स रन कर रहे हैं, उसके अंदर वो क्या-क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं, और आपने उनसे बेहतर सर्विस बनानी है, और अपनी ऑडियंस को उनसे आपने अपने आप को अपने कंपैटिटर से ऊपर पोज़ीशन करने की कोशिश करनी है। तो ये मेरा उन बिगिनर्स को आंसर है कि आप आउटसोर्स काम करना स्टार्ट करें, और अगर आपके पास डायरेक्ट थोड़े से पैसे हैं, तो आप डायरेक्ट फ़ेसबुक के ऊपर अपना एक ऐड लगाएँ और वहाँ से क्लाइंट एक्वायर करना स्टार्ट करें। फिर आप अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल बिल्डिंग के ऊपर काम करें।